जी। आज का हमारा टास्क ये है कि हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट इमेज दोनों गिवन हो तो फिर ऐसी सूरत में हम किस तरह से सेंटर, एंगल और डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। इस मकसद के लिए मैं आपके साथ अगेन कुछ एग्जांपल्स शेयर करूंगा। उन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिएगा, उनके स्टेप्स को ध्यान में रखिएगा। ऑल्दो एक रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे पास, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल भी जाएगा, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो कोशिश ये किया करें कि जैसे ही यहाँ क्लास कंप्लीट हो, रात तक, रात से पहले पहले तक एक दफा जरूर उस रिकॉर्डिंग को देख लिया करें ताकि वो चीज अच्छी तरह जहन में बैठ जाए, कोई चीज मिस ना हो सके। ठीक है जी। तो आज हम देखते हैं इस हवाले से कि अगर हमें रोटेशन में से के जरिए एंगल, डायरेक्शन और सेंटर ढूंढना हो, सेंटर ऑफ रोटेशन, तो ये काम किस तरह से परफॉर्म होता है, आइए देखते हैं। चलिए अगेन मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा जैसे मैं लास्ट क्लासेस में करता आ रहा हूं। तो ध्यान से उन स्क्रीन्स को ध्यान से देखिएगा, क्या कहा जा रहा है आपसे, उसी हवाले से वर्किंग है हमारी। जी हमारा आज है रोटेशन जी, पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम रोटेशन के पार्ट 2 में दाखिल हो गए हैं जी। रोटेशन का पार्ट 2 हमसे क्या कहता है इस हवाले से, आइए देखते हैं सरकार। तो आज की टास्क है हमारी हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन। दूसरी टास्क है हमारी किस तरह से हम एंगल ऑफ रोटेशन ढूंढेंगे कि आखिर ऑब्जेक्ट कितने एंगल से रोटेट हुआ है, प्लस डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, आखिर किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट इमेज तक पहुंचा है। वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी हो सकती है और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी हो सकती है। तो आज के टास्क में हम ये 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सेंटर ऑफ रोटेशन कैसे ढूंढना है, एंगल ऑफ रोटेशन और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसे ढूंढा जाएगा। आइए देखते हैं पहले एग्जांपल जी। इफ शेप ए इज मैप्ड ऑन टू शेप बी अंडर रोटेशन। अच्छा जी, रोटेशन के लिए शेप ए और शेप बी रोटेट हो गया है और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन, फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जैसा भी अभी हमने लेक्चर के शुरू में डिस्कस किया था। आइए इधर देखते हैं, शेप ए हमारे पास नजर आ रहा है, ट्राइंगल ए। आप देख सकते हैं इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, तीनों कॉर्नर्स आपको उसके वाज़ेह तौर पे नजर आ रहे हैं। ये 3 कॉर्नर्स हैं, ये 3 वर्टिसेस हैं इस ट्राइंगल के जी। ये है ट्राइंगल बी जो रोटेट होने के बाद आपके सामने नजर आ रही है। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो ये रोटेट होके इस तरह भी आ सकती है, ये रोटेट होके इस तरह भी आ सकती है। तो इसका बेहतर तरीका ये होता है कि जहां पर एंगल सबसे कम हो उस पार्ट को लिखा जाता है। बस ये चीज हमें कंसिडर करनी है कि अगर यहाँ से एंगल कम हो रहा है तो इसे लिख लेंगे, अगर यहाँ से एंगल कम हो रहा है तो उसे लिख लेंगे एंगल को। लेकिन सूरत में डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से यहाँ नोटिस करूंगा तो ये बनता है एंटी क्लॉकवाइज, और अगर मैं ऐसे जाता हूँ तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तब्दील हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखना है हमें। आइए देखते हैं आगे इस मकसद के लिए हम करेंगे क्या। इस पर्पस के लिए आपने क्या करना है, गौर से देखिएगा। ये जो पॉइंट है ये रोटेट होके यहाँ पहुंच चुका है, ये वाला पॉइंट रोटेट होके यहाँ पहुंच चुका है और ये पॉइंट रोटेट होकर यहाँ पहुंच चुका है। अब मैं क्या करूंगा, कोई से 2 पेयर सेलेक्ट करूंगा। हो सकता है मैं ये वाला पेयर सेलेक्ट कर लूं, आप भी कर सकते हैं। चाहे तो मैं ये वाला पेयर सेलेक्ट कर लूं या फिर मैं ये पेयर सेलेक्ट करूं। कोई से 2 पेयर सेलेक्ट करने हैं मुझे और उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। अच्छा जी, ये बात हमने लोकस में डिस्कस की थी, मैं इसको एक दफा दोहराता चलूं। ये देखिए जी, सबसे पहले हमने इन 2 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया। डॉटेड लाइन से इसलिए ज्वाइन करते हैं वरना आपकी ओरिजिनल डायग्राम कहीं खो जाएगी।
इसलिए हम अवॉइड करते हैं सॉलिड लाइंस, हमेशा डॉटेड लाइन बनाते हैं। बहरहाल अब मुझे इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। अच्छा जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसी लाइन है जो इस लाइन के मिड पॉइंट से और इस लाइन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी, उसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, इस मकसद के लिए हम करेंगे क्या? इस मकसद के लिए हम कंपास को मोर देन हाफ खोलेंगे, आधे से ज्यादा कंपास को ओपन करेंगे। इस पॉइंट पर कंपास को रखेंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, फिर कंपास को यहाँ फिक्स करेंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे और एक आर्क यहाँ लगाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं। ये देखिए, मैंने एक आर्क लगाई और ये मैंने दूसरी आर्क लगाई। क्या करा मैंने? पहले इस पॉइंट से एक आर्क लगाई और इस पॉइंट से ये दूसरी आर्क लगा ली। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, इस पॉइंट से एक आर्क लगाई और इस पॉइंट से ये दूसरी आर्क लगा ली। ये जो दो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये और ये, इनको मैं ज्वाइन करूंगा एंड आई विल गेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप देख सकते हैं रेड लाइन को, इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज टू पॉइंट। दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज। ख्याल रखना है कि सही ऑब्जेक्ट को सही इमेज के साथ जोड़ना है। ये ना हो आप इसको इसके साथ जोड़ दें या इसको इसके साथ जोड़ दें, ये गलत हो जाएगा। ये कर दिया तो कभी भी आप सही आंसर तक नहीं पहुंच सकते। आपने देखा, हमने पहले पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज की मदद से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब आइए दूसरा पेयर देखते हो। जी बेटे, आपने आर्क मतलब कंपास कितना खोला था आर्क बनाने के लिए? मोर देन हाफ, मोर देन हाफ। ओके, कंपास मोर देन हाफ खोला, ये देख रहे हैं, इसका आधा यहाँ पर है, तो आपने आधे से लेकर ज्यादा ओपन करना है और इस पॉइंट से एक दो आर्क्स, फिर इस पॉइंट पर रखा कंपास, एक आर्क ये लगाई और एक आर्क ये लगाई। जहां ये चार आर्क्स मिल रही हैं, यहाँ पर आपने एक लाइन ड्रॉ की, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर दोहरा दूं, शर्त यह है कि कंपास मोर देन हाफ खुलेगा। हाफ से ज्यादा जितना आप ओपन करना चाहें, जितना ज्यादा ओपन करेंगे ये जो आर्क्स हैं उतनी ही दूर जाकर लगेंगे। अगर आप हाफ खोलेंगे तब भी आर्क नहीं बनेंगे, हाफ से ज्यादा होना जरूरी है, वो आप कुछ भी रखें। अच्छी तरीके से आए दूसरे पेयर की तरफ। ये देखिए, मैंने दूसरा पेयर ज्वाइन कर लिया। अब इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मुझे ड्रॉ करना है। अगेन कंपास को मैं आधे से ज्यादा खोलूंगा और इस जगह का आर्क लगाऊंगा। देखिए गौर से, ये देखिए मैंने एक आर्क क्या लगाई और इसी पॉइंट से यहाँ से दूसरी आर्क यहाँ लगा दी। फिर देख लीजिए, इस पॉइंट से एक आर्क यहाँ लगाई और फिर अब इस पॉइंट से ये दूसरी आर्क लगा दी मैंने यहाँ। और ये जहां ये लाइनें ये इन आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, यहीं से मैंने एक लाइन ज्वाइन कर दी। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। अच्छा, अब देखें, आपने दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिए हैं। आप तो गौर से देखें, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पॉइंट पर जहां मैंने आपके सामने दिखाया पॉइंट, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पॉइंट पर सेंटर ऑफ रोटेशन होगा 5 मिनट। देख हेलो बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी, स्क्रीन आप लोगों को साफ नजर आ रही है इस वक्त, है ना? बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था ये। अच्छा भारत,
अब ये हमारा आ गया सेंटर ऑफ रोटेशन। अब कंफर्म करना है आखिर एंगल क्या है। तो इस मकसद के लिए मैं किसी भी पेयर को यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक सीधी लाइन यहाँ पर एक अंदाजे से ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ अंदाजे से आप ये देखिए, ये मैं लाइन अगर यूं खींचता हूँ तो ये लाइन इस तरह से नजर आएगी। बिल्कुल इस तरीके का देखिए कि अगर मैं इस पॉइंट का ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ आ चुका है, अगर मैं इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करता हूँ तो आप देख सकते हैं इनके दरमियान, इन दोनों लाइनों के दरमियान आपको 90 डिग्री एंगल नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यस, दे आर रोटेटिंग इन द 90 डिग्री एंगल, यानी ए से बी आप 90 डिग्री घूम रहे हैं। अच्छा, अब सवाल है जब ए से बी आप 90 डिग्री घूम रहे हैं तो आखिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जी भैया जी, कोशिश करें यहाँ से यहाँ तक आने में इसकी डायरेक्शन क्या होगी। दो ही डायरेक्शन है, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज होगी। इनमें से बताइए कि ए घूम के यहाँ पर आया है इसके ऊपर, तो एंटी इसकी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन क्या होगी? यस, वेरी गुड, डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल सही। आप देख सकते हैं एंगल 90 डिग्री आया हमारे पास और डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो जितना एक्यूरेट आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे उतना एक्यूरेट आपके पास आंसर आएगा। अच्छा जी, अब आइए देखते हैं इसी हवाले से हमारे पास और क्या एग्जांपल्स हैं। जी, अब तवज्जो देखिएगा, ये क्या हमसे डिमांड का जी, रोटेशन। इफ शेप ए इज मैप्ड ऑन टू शेप बी अंडर रोटेशन, again find the coordinates of center of rotation, find the angle of rotation, find the direction of the rotation। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट ए क्या है? दिस इज ऑब्जेक्ट ए। आप देख सकते हैं शेप ए आपको नजर आ रहा है, ए से हम शेप बी की तरफ आए हैं। अगेन डायरेक्शन ये भी हो सकती है और डायरेक्शन ये भी हो सकती है। बहरहाल अब हम देखते हैं कि अगेन अपनी बात को दोहरा दूं, एक पेयर ये है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, एक ये वाला और ये वाला पेयर है, और से देखिएगा दिस वन एंड दिस वन, इसको भी इस्तेमाल कर सकता हूं मैं। और तीसरा पॉसिबल पेयर ये और ये है, मैं इन दोनों को भी इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मुझे कोई से दो पेयर इस्तेमाल करने हैं, कैसे आइए देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने इस पेयर का सिलेक्शन करी, मैं इस पेयर को इस्तेमाल करूंगा, यानी मुझे इस पेयर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होगा। इस मकसद के लिए हम कंपास को मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा ओपन करेंगे और इस पॉइंट से दो आर्क लगाएंगे राइट और लेफ्ट, फिर इस पॉइंट से दो आर्क्स लगाएंगे राइट और लेफ्ट। किस तरह से आइए देखते हैं। ये देख लीजिए, एक आर्क हमने लगाई, यहाँ से लगाई मैं एक आर्क, ये देखें यहीं से हमने दो, एक इधर लगाई इधर आर्क लगा ली, ये देखें आप देख सकते हैं। तो इस पॉइंट से हमने दो आर्क लगाए राइट लेफ्ट और इस पॉइंट से हमने दो आर्क लगाए राइट लेफ्ट। यूं आपके सामने ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट नजर आ रहे हैं, इनको मिला के हम एक लाइन बनाएंगे और ये लाइन कहलाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप देख सकते हैं रेड लाइन मैंने शो करी है, ये लाइन एग्जैक्ट इस लाइन के मिड पॉइंट से गुजर रही है और इसके साथ 90 डिग्री एंगल भी बना रही है। दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस पेयर ऑफ लाइन। अच्छा जी, एक बाइसेक्टर तो बना लिया, अब हमें एक और बाइसेक्टर बनाना होगा। अच्छा जी, कैसे? आइए देखते हैं सरकार। जी, ये दूसरा पेयर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम इस पेयर की मदद से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। अगेन हम कंपास को मोर देन हाफ खोलेंगे, हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे और आर्क्स लगाएंगे। देख सकते हैं आप, एक आर्क मैंने यहाँ लगाई, एक आर्क मैंने यहाँ लगाई, देखें दूसरी आर्क मैंने यहाँ लगाई और ये चौथी आर्क लग गई। आप देख सकते हैं ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं। इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए, यू विल गेट अ लाइन व्हिच इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन।
और आप मुलाहिजा कीजिए कि ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, यानी इस बात का सबूत हो गया कि दिस विल बी योर सेंटर ऑफ रोटेशन, यानी -3 -2 उसकी कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, -3 -2। अच्छा सरकार, अब बारी है एंगल की। अब जरा देखिए, अगर मैं इस सेंटर से इस ऑब्जेक्ट की तरफ एक इमेजिनरी लाइन बनाऊं, फिर इस ऑब्जेक्ट से इसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज की तरफ लाइन बनाऊं, तो मैं देख सकता हूं ये लाइन और ये लाइन आपस में 90 डिग्री एंगल बना रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रोटेशन 90 डिग्री एंगल की रोटेशन हुई है। अब आ जाए सवाल की तरफ, तो ये एंगल कितना हो गया इधर का, 90 डिग्री एंगल आ गया रोटेशन का। लेकिन अब आखिरी बात है डायरेक्शन की। आखिरी डायरेक्शन क्या होगी, कोई बताना पसंद करेगा किस डायरेक्शन में रोटेट हुआ है ये, ए से बी की तरफ, यू ऐसे ए से बी की तरफ। क्लॉकवाइज। यस, वेरी गुड, इट्स क्लॉकवाइज। डायरेक्शंस की है क्लॉकवाइज, आप क्लॉक की डायरेक्शन में यहां से यहां तक रोटेट करके पहुंचे हैं। तो आपने देखा, आपने इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की मदद से रोटेशन के दोनों तीनों सवालों के जवाब आपने दे दिए। सेंटर ऑफ रोटेशन भी मालूम हो गया, एंगल ऑफ रोटेशन भी मालूम हो गया, और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी आपने मालूम कर लिया। अच्छा जी, आइए देखते हैं कोई और इसी हवाले से एग्जाम्पल हमें मिल जाए, काम को और पक्का कर लेते हैं अपने। वही सारी फरमाइशें, एंगल ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन हमें मालूम करना है। शेप ए, यस दिस इज शेप ए, क्वाइट अ डिफरेंट वन, दिस इज शेप बी। अच्छा, अब एक अजीब सी बात है, अगर आपने पिछले डायग्राम्स को देखा हो और इस डायग्राम को आप देखें, तो इसमें एक वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। और वाज़ेह फर्क क्या है, अगर आपको मैं पिछले डायग्राम एक दफा फिर दिखाऊं, ये देखिए, इस शेप को देखिए और शेप को देखिए, जिस जगह ये लोकेट हुआ है, और से देखें ये लाइन और इस लाइन को देखिए, ये दोनों लाइनें आपस में 90 डिग्री एंगल बना रही हैं। ये वैसे ही नजर आ रहा है आपको वाज़ेह तौर पे। फिर देख लीजिए, आप इस लाइन को देख लीजिए और आप इस लाइन को देख लीजिए, ये आपस में 90 डिग्री एंगल पहले से वाज़ेह तौर पे दिख रहा है कि बना रहे हैं। लेकिन जो डायग्राम मैंने अब आपसे शेयर करी है, अब जरा इसमें देखिए गौर से, ये लाइंस आपस में 90 डिग्री एंगल ही बना रही है। कैसे, देखिए गौर से, इस लाइन को देखिए और इसको देखिए, इनके दरमियान 90 डिग्री एंगल तो नहीं है। अब आप जरा इस लाइन को देखिए और आप इसको देखिए, नो दे हैव नो 90 डिग्री एंगल, दे आर नॉट परपेंडिकुलर। इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखिए, दे आर नॉट परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री एंगल नहीं है। ये बात तो समझ में आ गया ना, 90 ना 270, ये एंगल नहीं है। अब ऐसी सूरत में अब आपने जो है एंगल, डायरेक्शन, सेंटर कैसे ढूंढना है, वो समझ लीजिए इन्होंने आपकी जिंदगी और आसान कर दी है। कैसे, अब जरा गौर से देखिएगा, ये देखें, ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट, ये सीधे का सीधा इस इमेज से जुड़ गया, जैसे हम पहले करते आ रहे थे वही काम हमने यहाँ पर भी करा है। इसी तरीके से देखिए, ये ऑब्जेक्ट अपने इमेज से जुड़ गया, हाँ बिल्कुल जुड़ गया। फिर देखिए, ये ऑब्जेक्ट इमेज जुड़ गया, हाँ बिल्कुल जुड़ गया। लेकिन हुआ क्या, इनको आपस में जोड़ने से हमें एक चीज नजर आ रही है कि ये तीनों की तीनों लाइनें एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, जबकि पिछली डायग्राम में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। हम जब ऑब्जेक्ट इमेज को जोड़ रहे थे, मैं फिर वापस लेकर चलता हूं आपको, जब हम ऑब्जेक्ट इमेज को जोड़ रहे थे, ये देख लिए,
तो दे वर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंफर्म हो गया कि भाई ये जो रोटेशन है ये 90 डिग्री की नहीं है। तो फिर ये कितनी डिग्री की रोटेशन होगी, आइए अब इसको समझते हैं। पहली बात तो क्लियर कर लिए कि आपका सेंटर ऑफ रोटेशन आपको मिल चुका है और वो है 0-1। भाई कहाँ है 0-1? यही वो पॉइंट है जहां पर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ रोटेट हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड योर सेंटर ऑफ रोटेशन। अच्छा, अब डायरेक्शन और एंगल ये क्या चीज है, आइए देखते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री। ओ ये क्या जी, इन्होंने कहा है कि एंगल जो है 180 डिग्री बन रहा है, 90 बन ही नहीं रहा। आइए इस बात को कंफर्म करते हैं, ये बात कहां तक दुरुस्त है कि ये 180 बन रहा है। सॉरी बेटा, अब जरा गौर से देखिएगा, ये है सेंटर ऑफ रोटेशन। इसको जब मैं इस ऑब्जेक्ट से जोड़ता हूं और जब इस इमेज से जोड़ता हूं, तो क्या इस लाइन और इस लाइन के दरमियान जो एंगल है, क्या वो आपको 180 डिग्री एंगल नजर आ रहा है? क्या ये स्ट्रेट लाइन जा रही है? और से देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180, यहाँ से घूम के यहाँ आ जाइए 180। फिर गौर से देखिए इस सेकंड लाइन को देखिए, अगर मैं सेंटर से ऑब्जेक्ट तक जाऊं, सेंटर से इमेज तक आऊं, तो इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। बिल्कुल यही चीज आपको यहाँ भी ऑब्जर्व हो रही है। ऑब्जेक्ट की तरफ जाए, इमेज की तरफ जाए, जो एंगल बन रहा है इनके दरमियान वो 180 डिग्री का बन रहा है। तो कंफर्म हो गया कि यस द रोटेशन इज 180 डिग्री। लेकिन एक सवाल है, यहाँ तो मैंने कहीं भी डायरेक्शन का जिक्र ही नहीं करा। तो याद कीजिए, हमने बिल्कुल अर्ली क्लास में आपसे मेंशन किया था कि 180 डिग्री रोटेशन में डायरेक्शन की कोई अहमियत नहीं होती। अब आप देख सकते हैं, जब आपने इस ऑब्जेक्ट को 180 डिग्री घुमाया और यहाँ लेकर आए, तो चाहे आप इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, चाहे आप इसे क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, दोनों सूरतों में वो यहीं पर आएगा। दोनों सूरतों में इमेज यहीं पर आएगा। इसीलिए इसीलिए हम 180 डिग्री के साथ डायरेक्शन मेंशन नहीं करते, क्योंकि इस डायरेक्शन लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 180 के हवाले से ये बात हम पहले भी शेयर कर चुके थे, दोबारा यहाँ पर आपने ऑब्जर्व कर ली है। चलिए जरा मजीद से आगे बढ़ाते हैं। भाई कोई मुझे जल्दी से अटेंडेंस फॉरवर्ड कर दे प्लीज, डोंट फॉरगेट। जल्दी से अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब आते हैं हम जरा अगली एग्जाम्पल की तरफ। अगली एग्जाम्पल हमारे पास क्या मौजूद है? अगेन रोटेशन, शेप A is mapped onto shape B under rotation, ठीक है जी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है जी। फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन, ओके जी। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, ये सब चीजें हमें रिक्वायर हैं। What is shape A? Oh, this is shape A, quite different one. And this is shape B. अच्छा जी, अब जरा कोई इसको शेप्स को देखे और कुछ आइडिया दे मुझे कि क्या ये रोटेशन 90 डिग्री नजर आ रही है, क्या ये रोटेशन 180 डिग्री नजर आ रही है? 180। 180, वेरी गुड, 100% करेक्ट। आइए बात को कंफर्म करते हैं कि 180 डिग्री है भी या नहीं, और सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है। आइए देखते हैं जी। लेट्स जॉइन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। लेट्स जॉइन द सेकेंड ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ये देख लीजिए, हमने इस ऑब्जेक्ट को इस इमेज के साथ ज्वाइन किया। सिमिलरली ये थर्ड ऑब्जेक्ट और थर्ड इमेज को हमने ज्वाइन किया, एंड दिस इज द फोर्थ वन। ये फोर्थ ऑब्जेक्ट और फोर्थ इमेज को ज्वाइन किया। आप देख सकते हैं सारी की सारी लाइनें एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं। दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन। और आप देख सकते हैं यस, यह एंगल 180 डिग्री का बन रहा है। आप किसी भी लाइन पे चेक कर लीजिए, एंगल 180 डिग्री बन रहा है। अच्छा जी, अब आए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सेंटर के कोऑर्डिनेट है सरकार 10 और एंगल हो जाएगा ऑफ रोटेशन 180 डिग्री। चूंकि 180 डिग्री है, एविडेंट है कि हम इसके साथ डायरेक्शन मेंशन नहीं करेंगे, बगैर डायरेक्शन के लिखा जाता है।
अच्छा भैया जी, आते हैं जरा अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखते हैं अगले एग्जाम्पल क्या हमारे पास। अगेन रोटेशन, इफ शेप ए इज मैप्ड ऑन टू शेप बी अंडर रोटेशन। ठीक है जी सरकार। Find the coordinates of the center of rotation. Again, वही question. Find the angle of rotation. Same question. Find the direction of the rotation. वही तीन सवालात जो आपसे मुसलसल पूछे जा रहे हैं। आइए शेप ए हमारे पास क्या है? दिस इज शेप ए एंड दिस इज शेप बी। जी, कोई बताना पसंद करेगा कि यहाँ पर क्या डायरेक्शन या जो एंगल है 180 डिग्री है या नहीं है? क्या रोटेशन 180 डिग्री 180 डिग्री है? अच्छा जी, अभी देख लेते हैं सर आपकी बात कि आपने कहा ये 180 डिग्री है। जी, किसी और कोई और इस वाले से आइडिया देगा कि क्या ये 180 डिग्री है या 90 डिग्री होगी रोटेशन? सर नहीं 90 है, 90 एंटी क्लॉकवाइज 90। अच्छा, अभी देख लेते हैं भाई। इन्होंने बड़े वसूख से बात कही है कि 90 डिग्री एंगल की डायरेक्शन हो रही है रोटेशन। आइए देखते हैं। ये लीजिए हमने पहला पेयर ज्वाइन कर लिया। आप देख सकते हैं ये पहला पेयर हमने ज्वाइन किया एंड यस इट्स 90 डिग्री। मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ उनका, देख सकते हैं आप। अब मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ज्वाइन किया, देख लें आप। ये जो दो पॉइंट्स हैं इनकी मदद से मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा, कंपास को मोर देन हाफ खोलूंगा और ये दो मैंने आर्क्स लगाए, एक लगाई इस पॉइंट से और एक लगाया आर्क इस पॉइंट से लगाई। यही काम मैंने दूसरी तरफ भी किया, यानी एक आर्क लगाएंगे इस पॉइंट से और एक आर्क लगेगी इस पॉइंट से। इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे एंड वी विल गेट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आइए सरकार, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस पेयर को हम बना रहे हैं। अगर हम कोई सा पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, सो वी सेलेक्टेड दिस पेयर। अब हम इस लेंथ का मोर देन हाफ ओपन करेंगे कंपास और दो आर्क इस पॉइंट से लगाएंगे और दो आर्क इस पॉइंट से लगाएंगे। कैसे? आइए देखिए गौर से। ये देखें, एक आर्क लगाई हमने इस पॉइंट से, इस पॉइंट से दूसरी आर्क लगाई, फिर देखें इस पॉइंट से हमने एक आर्क लगाई और फिर इस पॉइंट से एक आर्क लगाई। ये हमारे पास आर्क्स आ गई और ये आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ये देखिएगा यहाँ पर, यहां से हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमने ज्वाइन कर लिया। वी विल गेट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप जरा नोटिस करें, आपको वाज़े तौर पे दिख रहा है वेयर द टू बाइसेक्टर मीट। अच्छा जी, अब आ जाइए यहाँ पर। ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं सेंटर हमारा है 4 2 1 2 3 4 1 2। ये हमारा आ गया सेंटर ऑफ रोटेशन। अच्छा जी, अब आइए कि आखिर एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा। जैसे हम डिसाइड कर चुके पहले कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है और डायरेक्शन हमारे पास है एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे पास चीज हमसे पूछी गई थी, ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तीनों चीजें हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रही हैं। एंगल भी है, सेंटर भी है और डायरेक्शन भी हमें वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है। तो इस तरह से हमने एक एग्जाम्पल और कवर की जिसमें हमने देखा किस तरह से 90 डिग्री डायरेक्शन हम रोटेट कराते हैं। आइए देखते हैं और कुछ इस वाले से एग्जाम्पल है हमारे पास या नहीं। यस, लगता है कि एक और एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है इस हवाले से। आइए इससे भी शेयर करते हैं आपके साथ। अगेन द सेम थिंग इज आस्क्ड फॉर यू। रोटेशन चाहिए, रोटेशन हो चुकी है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर चाहिए, एंगल ऑफ रोटेशन चाहिए, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चाहिए। ओके जी, दिस इज द शेप ए, दिस इज द शेप बी। जी भैया, कोई बता सकता है कि क्या ये डायरेक्ट रोटेशन 180 है या 90 है?
शाबाश, कोशिश कीजिए। क्या लगता है आप लोगों को 90? ये रोटेशन? 90 डिग्री, वेरी गुड, इट्स अ 90 डिग्री रोटेशन, बिल्कुल करेक्ट। ये 90 डिग्री रोटेशन है, इसका मतलब अब हमें जरूरत है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने की। ये लीजिए, हमने पहला पेयर ढूंढ लिया है, इसकी मदद से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। यानी कि हम कंपास को मोर देन हाफ ओपन करेंगे और इसका 2 आर्क्स इस पॉइंट से लगाएंगे यहाँ और यहाँ, और 2 आर्क्स इस पॉइंट से लगाएंगे यहाँ और यहाँ। कैसे भाई, आइए देखते हैं। ये देख लीजिए, ये 2 आर्क्स हमने लगाई, एक हमने आर्क इस पॉइंट से लगाई और एक आर्क हमने इस पॉइंट से लगाई। यही काम हमने किया, ये आर्क इस पॉइंट से लगाई और ये आर्क हमने इस पॉइंट से लगाई, इनको ज्वाइन करा, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। तो ये हमारे पास पहला पेयर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। द रेड लाइन, यू कैन सी दिस रेड लाइन। अब ढूंढते दूसरा पेयर जिसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने जा रहे हैं। जी, हमने ये वाला पेयर सेलेक्ट किया है, इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तरीका वही है कि हम कंपास को मोर देन हाफ ओपन करेंगे, आर्क लगाएंगे। ये ए से हमने एक आर्क लगाई, ये हमने बी से एक आर्क लगाई, फिर देखिए हमने बी से आर्क लगाई और फिर ये हमने ए से आर्क लगाई। इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, एंड दिस विल बी योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप देख सकते हैं ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। जी, तो बता सकता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर 1, -1। यस, यू आर राइट लेडी, इट्स 1, -1 और एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। हाँ, अब मजेदार बात शुरू हुई। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? सर एंटी क्लॉकवाइज। कुछ ओ, इट्स क्लॉकवाइज। आप गौर से देखें, ये ऑब्जेक्ट घूम के यहाँ पर फिट आया है। आप देख रहे हैं ये साइड घूम के इस लाइन पर आ गई है, ये लाइन घूम के यहाँ पर आ गई है। तो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नॉट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है भैया जी, ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं। ये हो गया आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। आप ये घूम के इस तरह से यहाँ पर आए, ये सबसे शॉर्टेस्ट एंगल है, ये होगा लॉन्गेस्ट एंगल जो कि बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, और वो एंगल होगा 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भैया जी, आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल हमारे पास है नहीं इस हवाले से। नहीं जी, शो खत्म हो गया है, हमारे पास कोई एग्जांपल नहीं है। अब आते हैं हम, अब नेक्स्ट हमारा क्या काम है, वो बड़ा अहम है। आइए उसके लिए आप बोर्ड पे लेके चलते हैं आपको। अच्छा, आप जरा याद कीजिए कि आपको हमने बताया था कि जब हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, तो वहां हमने ये डिस्कस किया था कि हम ग्राफ के साथ साथ एक मिनट होल्ड कीजिए। जी, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम ग्राफ के जरिए तो रोटेशन परफॉर्म कर ही रहे हैं, ग्राफ के जरिए हम एंगल और डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर रहे हैं। किस तरीके से हम मैट्रिसेस के जरिए रोटेशन परफॉर्म कर सकते हैं? जिस तरह से हमने रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व किया था, इसी तरह रोटेशन भी परफॉर्म की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिसेस। ये काम कैसे होगा, आइए जरा देखते हैं। यानी कि मैट्रिक्स मेथड हम शुरू कर रहे हैं रोटेशन के हवाले से।
जी, अब देखते हैं मैट्रिक्स मेथड के जरिए हम रोटेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवा दूं हम जो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, दैट इज I इज इक्वल टू TO। ये वही सेम फॉर्मूला है जो आपने रिफ्लेक्शन में यूज किया था। याद करते हैं जी, हर चीज का एक मतलब है, याद करा दूं आपको मैं। I stands for image, T stands for transformation matrix, and O stands for object। ये फॉर्मूला हमने पहले भी देखा था, वही फॉर्मूला यहाँ भी इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब असल जो सारा झगड़ा है वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स रोटेशन के लिए कैसे मिलेंगे, मैं यहाँ फिर दोहराता चलूं। मैट्रिक्स हासिल करने के लिए या तो आप रट लीजिए जो मैं आपको बताऊंगा, या वो बनाने का तरीका सीख लीजिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि रोटेशन परफॉर्म करने के लिए मैट्रिक्स कैसे बनता है, लेकिन उससे भी पहले एक बात बड़ी अहम शर्त, वो क्या शर्त है, वो क्या कंडीशन है जिस पर आप मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं रोटेशन के लिए। वो एक ही शर्त है, और वो क्या है, वो लिख लेते हैं अपने पास। वो कौन सी कंडीशन है, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तब तो आप मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं, वरना आप मैट्रिक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वो क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन must be origin। सेंटर ऑफ रोटेशन लाजमी ओरिजिन होगा। ओरिजिन का मतलब वही है 0,0, जो जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, वो कहलाता है सेंटर ऑफ रोटेशन। तो अगर सेंटर ऑफ रोटेशन ओरिजिन होगा तब तो मैट्रिक्स इस्तेमाल होगा, और अगर सेंटर ऑफ रोटेशन ओरिजिन नहीं हुआ तो फिर मैट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। ठीक है जी। अब उसमें भी ध्यान में आता है कि ठीक है, शर्त तो लग गई। अब अगर आप रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज, जिसको दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों रोटेशन एक ही जगह पर लेकर पहुंचती हैं, लिहाजा इन दोनों का मैट्रिक्स एक ही होगा। अच्छा जी, मैट्रिक्स क्या कैसे बनेगा जरा याद करते हैं। आपको रिफ्लेक्शन में के दौरान 2 पॉइंट्स बताए थे कि हम उन 2 पॉइंट्स का सहारा लेते हैं, यहां भी उन्हीं 2 पॉइंट्स की मदद से हम मैट्रिक्स बनाएंगे। वो 2 पॉइंट्स क्या थे, मैं याद दिलाता चलूं। पहला पॉइंट था 1 0, दूसरा पॉइंट था 0 1। अब चूंकि आपको पाबंद कर दिया गया है कि सेंटर ऑफ रोटेशन ओरिजिन होगा, यानी कि ये जो पॉइंट है ओरिजिन है और यही आपका सेंटर ऑफ रोटेशन है। मैं रोटेट कर रहा हूं 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट रोटेट करते हुए, ये पॉइंट रोटेट करते हुए यहां तक आ जाएगा घूमता हुआ। जब इसको गोल घुमाया तो ये यहां पहुंच गया। अब याद रहे ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, जो कि आपको पता है कि आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है, साइज ना कम हो सकता है ना बढ़ सकता है, तो ज्यादा जो लेंथ है वही लेंथ यहाँ होगी। ये 1 है तो ये भी 1 है। लेकिन अब आप पहुंच चुके हैं y एक्सिस पे, लिहाजा x हो जाएगा 0। एक बात। दूसरी बात, आप बॉटम पे हैं, नीचे हैं लाइन के, लिहाजा ये काउंट होगा -1। यानी आपका ये जो पॉइंट है इसका रोटेट होने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो है 0 -1, और मैट्रिक्स में हम उसी के रिजल्ट्स को लिखते हैं। मैट्रिक्स में हम इनके रिजल्ट्स को यहां पर लिखते हैं, 1 0 को नहीं लिखेंगे। 1 0 का रिजल्ट क्या आया वो हम यहां पर लिखेंगे।
अब एक लम्हे को सोचिए कि जब ये वाला पॉइंट रोटेट होगा क्लॉकवाइज तो ये घूमकर क्या इस जगह आ जाएगा या ये इस जगह आ जाएगा, फैसला करिए। क्या ये राइट पे चला जाएगा ये पॉइंट घूम के, या घूम के लेफ्ट पे आ जाएगा? अगर मैं इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराता हूं तो जी शाबाश। एनी आइडियाज? ये पॉइंट रोटेट होके घूम के यहां पर आ जाएगा या ये घूम के यहां आ जाएगा अगर मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाता हूं? इन शॉर्ट, क्या ये राइट पे चला जाएगा घूम के, या घूम के लेफ्ट पे चला जाएगा? जी राइट पे। राइट पे आ जाएगा, ये घूम कर राइट पे आ जाएगा। चूंकि मुझे क्लॉकवाइज घूमना है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये टर्न होके यहां पर आ जाएगा, यानी इस पॉइंट का जो इमेज है वो बन जाएगा 10। इस पॉइंट का इमेज बन जाएगा 10, यानी अब मैं यहां लिख दूंगा 10 और यूं मेरा मैट्रिक्स तैयार हो गया फॉर द रोटेशन ऑफ 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इस मैट्रिक्स का मैं इस्तेमाल करूंगा। अब या तो उसे याद कर लीजिए, नहीं तो ये चीज सीख लीजिए कि हाउ टू डेवलप द मैट्रिक्स। अच्छा, इसे नोट कर ले, फिर मैं अगला मैट्रिक्स लिखवाऊं आपको। सर जो आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं ग्राफ्स पे, वो हम बना सकते हैं क्या? अच्छा जी, आप लोग नोट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं अगले मैट्रिक्स की कि अब अगर रोटेशन हो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अगर रोटेशन हो रही है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और इन अदर वर्ड्स 270 डिग्री क्लॉकवाइज, तो फिर मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स क्या बनेगा? याद रहे हमें हेल्प वही इन्हीं 2 पॉइंट से लेनी, यही 2 पॉइंट हमारी हेल्प करेंगे, कोई और पॉइंट हमारी हेल्प नहीं करेगा। इन्हीं की मदद से हम मैट्रिक्स बनाते हैं। अच्छा, अब याद रहे सेंटर वही है आपका ये। अब मैं इन दोनों की मदद से देखना चाहता हूं कि क्या रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास। ठीक है सरकार, ये मैंने आपके सामने बिल्कुल क्लोज कर दिया है। अब इस पॉइंट को नोट कीजिए, ये पॉइंट रोटेट होगा जब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये रोटेट होकर क्या यहां चला जाएगा या ये पॉइंट नीचे की तरफ चला जाएगा? जी, क्या जवाब देंगे आप लोग इस हवाले से? Will it go move upwards or downwards? If I move anti-clockwise direction, upward जाएगा। वेरी गुड, ये घूम, ये देखें, ये मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं और ये मैं यहां पहुंच जाऊंगा क्योंकि मुझे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट का जो इमेज है वो 10 से बन के क्या बन जाएगा? 01 इसका इमेज होगा। अब इसको मैं मैट्रिक्स की जगह पर लिखने लगा हूं। कैसे, देखिएगा सरकार, यहां मैं इसका मैट्रिक्स बना रहा हूं, यानी ये कन्वर्ट हो गया है इस पे, लिहाजा इसका इमेज आ गया है 01। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट को देखिए। ये जो दूसरा पॉइंट है जो आपको नजर आ रहा है इस वक्त 01, ये रोटेट होगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या ये रोटेट होके यहां आ जाएगा लेफ्ट पे, या रोटेट होके यहां राइट पे आ जाएगा? नाइन्टी डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है तो क्या ये लेफ्ट पे टर्न होके आ जाएगा लेफ्ट पे, या
रोटेट होकर राइट पे चला जाएगा, लेफ्ट। लेफ्ट पे जाएगा, चूंकि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, वेरी गुड। और जब ये लेफ्ट पर आएगा तो ये एक्स एक्सिस पर आ गया, और एक्स एक्सिस का मतलब है वाई 0 हो जाएगा, लेकिन चूंकि लेफ्ट पर है लिहाजा एक्स की वैल्यू -1 होगी। सो आपका जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका इमेज आ जाएगा -1 0। ये आपका नया मैट्रिक्स तैयार हो गया फॉर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 270 डिग्री क्लॉकवाइज। ये आप देख सकते हैं, आपने मैट्रिक्स रेडी कर लिया है फॉर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 270 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा, अब हम बात करेंगे आखिरी मैट्रिक्स की जो बनेगा 180 डिग्री के लिए। अब देखते हैं सरकार वो किस तरह से 180 डिग्री के लिए मैट्रिक्स तैयार होगा, आइए नोट करते हैं। अच्छा, चूंकि ये बात आपको पहले से पता है कि जब रोटेशन कराएंगे 180 डिग्री तो उसमें डायरेक्शन की कोई अहमियत नहीं होती, लिहाजा में डायरेक्शन नहीं लिखी जाएगी, रोटेशन 180 डिग्री बस। अब आइए जरा ऑब्जर्व करें कि 180 डिग्री रोटेशन किस तरह हमें होती हुई नजर आएगी। याद रहे कि हम इनके इमेजेस लिख रहे हैं यहाँ पर, यानी जो 10 का इमेज लिखना है, 10 पे क्या फर्क पड़ेगा और 01 पे क्या फर्क पड़ेगा। अब जरा इत्मीनान से देखिएगा जी, सोच के जवाब दीजिए कि ये वाला पॉइंट रोटेट होकर 180 डिग्री रोटेट होगा तो क्या ये यहां शिफ्ट हो जाएगा या ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। 180 डिग्री रोटेट करें अगर हम, लेफ्ट पर आ जाएगा या ये बिलो आ जाएगा, लेफ्ट। लेफ्ट पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। चूंकि ये 180 डिग्री पूरा यूं घूमेगा तो ये यहाँ पर पहुंचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स एक्सिस पर आ जाएगा, एक्स एक्सिस का मतलब वाई 0 हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये लेफ्ट पर है लिहाजा ये -1 होगा। तो पता चला कि 10 का इमेज होगा -10। लेट्स राइट डाउन द इमेज हियर, -1 एंड 0। इसी तरीके से अब हम देखेंगे, ये बताइए ये जब 180 डिग्री रोटेट होगा तो ये कहाँ शिफ्ट होगा, क्या ये बिलो आ जाएगा बिलो। या ये लेफ्ट पर आ जाएगा, बिलो आ जाएगा, वेरी गुड। ये 180 डिग्री रोटेट होके यहाँ बिलो आ जाएगा। इसका मतलब हुआ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 -1, यानी अब मैं इसका जो इमेज लिखूंगा वो लिखूंगा 0 -1। ये सरकार आ गया आपके पास मैट्रिक्स फॉर द रोटेशन 180 डिग्री। इसको भी नोट कर लीजिए ताकि हम इस हवाले से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए कर लें। अच्छा जी, अब आइए जरा एक क्वेश्चन इस पर अटेम्प्ट कर लें इस हवाले से। If triangle A with vertices
जी भैया, ट्राइंगल ए उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, मैप हो रही है ट्राइंगल बी पर। जब उसको रोटेट कर लेंगे तो उस ट्राइंगल का नाम बी होगा। रोटेशन के जरिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज विद सेंटर 0 0। सेंटर 0 0 का मतलब है कि यस, अब हम मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज। जब हम ये काम करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू TO। आई का मतलब इमेज, यानी कि हम ट्राइंगल बी ढूंढ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, हम इनको लिखेंगे। यानी पहला पॉइंट लिख लिया हमने -2 2, -6 2, और फिर लिख लिया -6 4। ये तीन हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब इशू है जी, हमें ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कौन सा लिखना है। हमने आपको 3 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखवाए, बताएंगे जरा कौन सा मैट्रिक्स लिखा जाएगा यहाँ पर। नाइन्टी डिग्री क्लॉकवाइज, अगर मेरी याददाश्त खराब नहीं है तो ये है 0 -1 और 1 0। यही हमारे पास है मैट्रिक्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन का। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन सिचुएशन वही है, रॉ एंड कॉलम, यानी ये रॉ इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेगी। यानी ये फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर becomes 0, second number multiplied by second number plus 2. Now this row and this column, first number multiply first number makes 0, second number multiplied by second number makes 2. इसी तरीके से this row and this column, first number multiply first number, that is 0, second number multiply second number, that is 4. Row column, first number multiply first number 2, second number multiply second number, that is 0. Row column, first number multiply first number, ये हो गया 6, 0 multiply by 2, ये हो गया जी 0. Row and column, first number multiply first number, second number multiply second number. इस तरह से ये हमें ट्राइंगल भी मिल जाएगी। अच्छा जी, कैसे मिलेगी आई लिखते हैं। ये हो गया जी 2 2 2 6 4 6। ये हमारे पास आ गए पॉइंट्स, यानी जो नई ट्राइंगल बी बन रही है उसके वर्टिसेस कुछ यूं हो गए 2, 2 2, 6 4, 6। ये रिजल्ट आ गया आपके पास आफ्टर रोटेशन, यानी -2 और 2 की रोटेशन हो गई 2 2, 6 -6 2 की रोटेशन हो गई 2 6, और इसकी रोटेशन हो गई 4 6। ये हुआ 90 डिग्री क्लॉकवाइज, बगैर ग्राफ के आपने ये रोटेशन कंप्लीट कर ली है। अच्छा भैया जी, आज हम अपना यहाँ पर लेक्चर एंड करते हैं। काइंडली मुझे सेंड कर दीजिएगा अटेंडेंस आज की, याद से भूलिएगा नहीं। एक बात, दूसरी बात ये, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन आइसोमेट्रिक का थर्ड पोर्शन विच इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। बहुत ही आसान है वो तो, रोटेशन और फ्लैशन थोड़ा टफ है, वो तो बहुत ही आसान है। तो वो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट क्लास हमारी, यानी कि वेंसडे को क्लास है हमारी, उसमें हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन। और उसी क्लास में मुकम्मल हो जाएगा, चूंकि उसमें इतनी ही हैसियत है उसकी। जी बेटे। जो आप ग्राफ्स बता रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे, क्या वो हम बना सकते जी हैं? जी सुन रहा हूँ। आपने जो ग्राफ्स जी बनाए जी सुन रहा हूँ मैं, बोलिए। आपने जो पावर पॉइंट जी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ग्राफ्स की, वो हम बना सकते हैं क्या जी ग्राफ बुक पे? हाँ, क्यों नहीं। अगर आप बनाएंगे तो देखिए, उसमें फायदा ये है कि आंसर तो आपके पास मौजूद है, आपका वेरीफाई भी हो जाएगा कि यही आंसर आना चाहिए। आप देखो ग्राफ पर ड्रॉ कीजिए अपने पास, ठीक है, थैंक यू। कोऑर्डिनेट्स आपको नजर आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स वहां से देखिए, उसको ड्रॉ कीजिए और देखें वैसी वर्किंग फॉलो करें जैसे स्टेप्स बताए मैंने, आपके पास वही चीज बनेगी।
बल्कि ये तो और अच्छा होगा और पक्का हो जाएगा आपका काम, बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे उसमें, क्योंकि आपको पता है हाउ टू वर्क। आप सामने देखते जाइए वीडियो को, उसमें क्या क्या स्टेप्स दिए, उन स्टेप्स को फॉलो कीजिए एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट 100%। ठीक है जी, बिल्कुल, जी। शाबाश, वेरी गुड आइडिया। कीप इट अप बच्चा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात हो रही है ट्रांसलेशन के साथ, अपने नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह ताला। मुझे याद से अटेंडेंस भेज दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।